बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 30 अप्रैल और दिन है जुमअतुल मुबारक का। मुआशी महाज से काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी खबरें आ रही हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। ख़ास तौर पर 10 साल के बाद पाकिस्तान में बना है एक नया रिकॉर्ड। एक्सपोर्ट्स मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। किस तरह से ये आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए तकरीबन 370 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर दिया है। सी पैक रुक गया है या चल रहा है, इस हवाले से हकीकत क्या है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले एक बहुत ही अहम और आला सतह इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक हुए और हुकूमत की पूरी मुआशी टीम ने शिरकत की। उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। और ऑब्वियस जो एक NA 249 का इंतखाब हुआ उसके बाद जो सूरत हाल है हुकूमती कैंप में थोड़ी मायूसी है। PTI का वर्कर मायूस दिखाई दे रहा है, कैंप्स वैरान रहे। हारने की वजूहात क्या थी और इतनी बुरी हालत के 6 नंबर का स्लॉट तहरीक इंसाफ को मिला। TLP से भी कम वोट, एक कलदम जमात से भी कम वोट। इस सारे मामले पर बात करनी है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने कल जो अहकाम दिए थे, मैंने आपसे कहा था कि उसका फॉलो अप बताऊंगा। रात के एक लेटर जारी किया गया है, उसकी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन इन सारी खबरों में जाने से पहले एक बहुत अच्छी खबर जो जस्ट इन है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। 5 रुपये से 10 रुपये तक इजाफा किया जाना था। ओगरा की जो समरी भेजी गई थी वज़ीर-ए-आज़म को, लेकिन वो मुस्तरद कर दी है। और ख़बर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 16 अप्रैल की पोजीशन पर बरकरार रहेंगी। ये एक अभी खबर आई, मैंने सोचा शेयर कर दूँ। थोड़ी सी NA 249 के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर सारी अच्छी खबरें एक साथ आपसे शेयर करूँगा। NA 249 में बदतरीन शिकस्त, तहरीक इंसाफ कलदम जमात से इतना पीछे रह गई, डबल मतलब आधे से ज़्यादा का फ़र्क रहा। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे आज हुकूमती रहनुमाओं से बात की जिनके ट्विटर इंतखाबी अमल शुरू होने से पहले और दरमियान में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे और यूं तासुर दिया जा रहा था जैसे ये जीत गए, लेकिन आखिर पर 6 नंबर और वो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क के साथ। तो आज जब उनसे बात हुई तो उन्होंने तस्लीम किया कि इसमें हमारी नाकामी है और जिस तरह हलके को मैनेज किया जाना चाहिए था इंतखाबात के दौरान उस तरह नहीं किया गया। जिनका वो पहले हलका था फैसल वाडा साहब, ना उन्होंने उस तरह से दिलचस्पी दिखाई, ना PTI के बाकी जो MNAs हैं उस हलके से, जैसे कराची से जैसे अलीज़ादी हैं, आमिर लियाकत है, और उन्होंने भी इंतखाबी मुहिम में कोई ऐसा किरदार नहीं अदा किया कि कोई वोटर्स को अपने साथ मिलाया जा सकता। कैंप्स आपने देखे होंगे सारे वैरान रहे और एक तरह से वेकअप कॉल है ये हुक्मरान जमात के लिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए। और PTI का वोटर इस बार को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है कि हम क्यों हारे, हमारे हारने की वजह क्या है। मेरा ख्याल है सबको मालूम है कि हारने की वजूहात क्या है, लेकिन बचत इसलिए होगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में लड़ रहे हैं इस इंतखाबी नतायज को लेकर। इसलिए PTI के ऊपर बहुत ज़्यादा बैशिंग इस वक्त नहीं हो रही। और आपने देखा है कि तमाम अरकान भी इस सारे मामले में आके कूद नहीं रहे। जिस तरह से हर मामले में आके ट्वीट्स आती हैं या बयानात जारी किए जाते हैं, खामोशी से पीछे बैठ के ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रही है। लेकिन इस सारे मामले में ज़रूरत इस अमर की है कि इलेक्शन कमीशन भी जाग जाए और कोई ऐसा मैकेनिज़्म बना दे पाकिस्तान के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कम अज़ कम इस मुहिम में ही साथ दे दे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के सिलसिले में, जिसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, इमरान खान की या वज़ीर-ए-आज़म की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो सारे मुल्क का ठेका उठाए और इंतखाबात शफाफ कराने की ज़िम्मेदारी रहे। ये इलेक्शन कमीशन की, आगे बढ़ें आप। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कुछ सदियों से ये मामला चल रहा है, हल होने में नहीं आ रहा। एक हल्का मैनेज नहीं होता शफाफ अंदाज में, कहीं धुंध पड़ जाती है, कहीं सिग्नल गायब हो जाते हैं, कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर पूरे मुल्क की जान छुड़ाए, इस सारे मामले से एक निज़ाम लेके आए। अब इस मामले पर बहस होनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से आपसे शेयर करता चलूँगा, लेकिन एक बहुत अच्छी खबर आई है। मेरा दिल कर रहा है कि इस मामले पर ज़्यादा बात करें क्योंकि पॉलिटिकल मामला के ऊपर तो हम चलते रहते हैं। क्या आपको मालूम है या किसी TV चैनल ने या किसी हुकूमती शख्सियत ने, हुकूमती तर्जुमान ने आपको ये बताया कि हमने 10 साल के बाद एक बहुत अहम रिकॉर्ड बनाया है। 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स पहुँच चुकी हैं। आखिरी मरतबा 2011 में ऐसा हुआ था, लेकिन अब 2021 में पाकिस्तान ने ये टारगेट अचीव किया है और सिर्फ 1 महीने में की जाने वाली एक्सपोर्ट्स ने
अगले पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। सिर्फ मार्च के महीने में हमारी होने वाली एक्सपोर्ट्स 2.61 अरब डॉलर्स पर पहुंच चुके हैं, जो इससे पहले नहीं होता था। और पहले मैंने आपको बताया कि तरसीलाते ज़र मुसलसल 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने हमारे पास 2 अरब डॉलर से ज़ायद रहे। और अच्छी बात यह है कि अब एक्सपोर्ट्स भी मुसलसल 6 महीने 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही हैं। ऐसा भी मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है। और मार्च की जो रिपोर्ट जारी हुई है, हम 2.61 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुके हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर ने इस सारे मामले में बहुत ज़बरदस्त काम दिखाया है, जिस पर ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत ने तवज्जो भी दी। और आपने पिछले दिनों में कई ख़बरें सुनी। मैंने ख़ुद फैसलाबाद में जाके टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिखाया कि किस तरह से ये इंडस्ट्री बूम कर रही है। और अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मार्च के महीने में 1.41 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट की है। जून 2011 में ये एक्सपोर्ट 1.36 अरब डॉलर के लेवल पर थी। यानी 10 साल के बाद, एक दिहाई के बाद पाकिस्तान इतना ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी अशिया ऐसी हैं जिनकी एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। उसकी हुकूमत ने कुछ तफसीलात जारी की हैं, कुछ हुकूमत की मुआशी टीम आपको बताएगी, जिसमें सर्जिकल आलात हैं वो 47 मिलियन डॉलर्स तक हम ले गए, इससे पहले ये नहीं थे। और सबसे अहम IT एक्सपोर्ट्स, मैंने पिछले 2 व्लॉग में आपको बताया कि 1 अरब 29 करोड़ डॉलर्स की IT एक्सपोर्ट्स हम कर चुके हैं। लेकिन एक महीने में, सिर्फ एक महीने में ये भी एक नया रिकॉर्ड बना कि मार्च के महीने में IT एक्सपोर्ट्स 213 मिलियन डॉलर्स पर पहुंची हैं। इकोनॉमी के लिए और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है, ख़ास तौर पर CPEC मंसूबा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अभाम है कि क्या ये बंद हो गया या इसके ऊपर काम की रफ्तार स्लो हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पर आने वाली खबरों के ऊपर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। CPEC अपनी फुल रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। और CPEC मंसूबों में होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें आपकी सिविल और मिलिट्री क़यादत शरीक हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हुकूमत की मुआशी टीम और दूसरे जो मुआशी माहिरीन हैं, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। और CPEC मंसूबे में अब तक जितनी पेशरफ्त हो रही है, जितने इकनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं, उन सारे मामलात पर कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग दी गई है। CPEC मंसूबा बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता आगे। इसी के पेश नज़र तरक्याती मंसूबे लगाए जा रहे हैं। कहीं पर हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कहीं पर दूसरे बड़े मंसूबे लग रहे हैं, सड़कों की तामीर हो रही है। ये मंसूबा रुका नहीं है और ना ही इसको रोका जा सकता है। ये पता नहीं कितने 46 बिलियन डॉलर्स शायद इनिशियल था और बाद में फिर 55 बिलियन डॉलर्स के लगभग हो गया। ये इतना छोटा मंसूबा नहीं है कि कुछ किसी भी छोटी सी रुकावट की वजह से बंद हो जाए। ये मंसूबा चल रहा है, इसलिए आप तसल्ली रखिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के एक्शन की। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बदसलूकी करने वाले सफारतकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया। मैंने उसकी सारी तफसील पिछले व्लॉग में आपको बता दी और ये भी बताया था कि इस मामले पर पूरी नज़र रखूँगा और एक एक एक्शन, एक एक हुकूमती इक़दाम जो भी उठाया जाएगा उससे आपको आगाह करूंगा। तो वो व्लॉग के बाद फिर एक लेटर जारी किया गया जो मैं उसमें इंक्लूड नहीं कर सका, अभी आपको बता रहा हूँ। वज़ीर आज़म ऑफिस से बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर इंक्वायरीज़ पर मबनी एक लेटर जारी किया गया और जो सफ़ीर रिश्वत में या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तंग करने में, परेशान करने में मुलव्वस पाए गए, उनको फ़ौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। 21वें ग्रेड का अफसर है, इतने अहम ओहदे पर तैनात किया गया, इतनी नेकनामी, इतनी इज़्ज़त दी गई जो हज़म नहीं हुई। और अंजाम क्या हुआ? वज़ीर आज़म इमरान खान ने राजा अली एजाज़ को रात गए उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया है और तमाम तर सिफारती अमले समेत उन्हें पाकिस्तान तलब कर लिया गया है ताकि वो इंक्वायरी का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि अवामी राब्तों के लिए गैर मुल्की सफारत खानों में तैनात अमला फ़ौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए। इब्तदाई तौर पर सऊदी अरब से होगा और उसके बाद जो दूसरे ममालिक जहाँ जहाँ से कंप्लेंट आएगी तो अवाम के साथ या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो लोग मामलात को तय करते हैं, राब्ता करने के लिए वहाँ पर तैनात किए गए हैं, उस सारे सिफारती अमले और सिफारती मिशन को तब्दील किया जा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के लिए अरबों रुपयों का तरक्याती पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान वो ख़ुद गिलगित में जाके करेंगे। और आज वज़ीर आज़म ने उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। गिलगित के लिए 370 अरब रुपए का तारीख़ी पैकेज अनाउंस किया गया है। जो सोच है या जो ख्वाहिश है
جو حکمت عملی ہے وہ یہ کہ گلگت بلتستان جیسا خوبصورت خطہ اس کو اتنا ڈیولپ کر دیا جائے کہ وہ دنیا کے نقشے پر اس طرح آ سکے جس طرح وہ ڈیزرو کرتا ہے، یعنی ٹورزم کا ہاٹ سپاٹ بن جائے۔ اس کے لیے جو ریکوائرڈ چیزیں ہیں جس کے لیے بجٹ آج تک ایلوکیٹ کیا ہی نہیں جا سکا، اس لیے وہ ایلوکیٹ کیا جائے۔ لوگ جاتے ہیں گلگت بلتستان میں سیر و تفریح کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر سب سے جو بنیادی آپ کی ضرورت ہے آپ کے رابطوں کے لیے، آپ کا نیٹ ورک وہ اویلیبل نہیں ہے، وہاں پر انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے۔ تو وہ بھی اس ملک کا ایک ایسا حصہ ہے جہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کٹ آف ہو کر ہی سب سے وہاں پہ جا کے رہنا ہے۔ آپ وہاں پر گھومنے پھرنے جائیں تو ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ آپ سب سے رابطے میں رہیں۔ تو اس کے لیے انٹرنیٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ قائم کرنے کے آج احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے فنڈ مختص کر دیا گیا ہے 370 ارب روپے کا۔ یہ بجٹ کہاں پر اور کس طرح خرچ ہوگا اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن میرے پاس ایک رن ڈاؤن ہے، میں آج جلدی سے کوئکلی آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ 5 سال کے دوران یہ 370 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ سالانہ ترقیاتی کاموں پر 74 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ 140 ارب روپے کی لاگت سے بجلی کے 92 منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، پن بجلی کے منصوبے، اور اس کے ساتھ ساتھ 35 ارب روپے کی لاگت سے سڑکوں کی تعمیر کے 5 اہم منصوبے، یعنی گلگت جانے والی جو شاہراہیں ہیں یا اس کو کنیکٹ کرنے والے جو روڈز ہیں ان کو اس لیول کا بنایا جائے کہ ایٹ لیسٹ ٹورزم وہاں پر جا سکے، اپروچ کے قابل ہو سکے وہ علاقہ۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاحت کے شعبے میں 6 ارب روپے کی لاگت سے کچھ نئے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں۔ صحت اور تعلیم پر 17 ارب روپے خرچ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ یہ فنڈز ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں، یہ اس کی صرف ابھی منظوری نہیں دی گئی، اس کو جاری کر دیا گیا ہے گلگت بلتستان کو۔ اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو رقم ہم آپ کو جاری کر رہے ہیں اگر یہ صحیح معنوں میں یوٹیلائز ہو گئی تو گلگت بلتستان اس قابل ہو جائے گا کہ مرکزی حکومت یا وفاقی حکومت گلگت بلتستان سے کہے گی کہ ہمیں پیسہ دیجیے اگر وہاں پہ ٹورزم آ گئی۔ پاکستان میں ٹورزم سے ہم کچھ نہیں کما پاتے۔ سوئٹزرلینڈ جیسا آج وزیر اعظم نے بھی بتایا اور میں خود بھی اس بارے میں اسٹڈی کر چکا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ کا جو علاقہ ہے وہ گلگت بلتستان کا ہاف ہے، اور وہ تقریباً 70 سے 80 ارب ڈالرز صرف ٹورزم سے کما رہا ہے۔ ترکی 40 ارب ڈالر کما رہا ہے، ملائیشیا 20 ارب ڈالر کما رہا ہے، اور پاکستان کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس سی ٹورزم بھی ہے، ہمارے پاس پہاڑوں کی ٹورزم بھی ہے، لیکن کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو اس کے لیے کوئی جنونی قسم کی ایک کیمپین شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ برانڈ پاکستان آنے والا ہے وہ، جس کا مجھے بہت شدت سے انتظار ہے۔ میں آپ کو کل یا پرسوں آپ کو بتاؤں گا، عید کے بعد وہ منصوبہ لانچ ہونے جا رہا ہے اور وہ بہت بڑے پیمانے پر لانچ ہونا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو مقامی نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو وظائف، ان کو یونیورسٹی جیسی تعلیم، ہنر، یہ سارا کچھ ان کو دیا جانا ہے، اسی منصوبے میں شامل کیا گیا ہے۔ پھر گلگت، اسکردو، چلاس کے ہسپتال اپ گریڈ کیے جائیں گے۔ اسکردو اور گلگت میں میڈیکل کالجز بنائے جانے ہیں۔ پانی کی سپلائی کے لیے سیوریج کا سسٹم وہاں پر نہیں ہے، 8 ارب روپے اس کے لیے مختص ہونے ہیں۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام انفراسٹرکچر سمیت فائبر انٹرنیٹ کی فراہمی اور فائبر آپٹکس کیبل کا استعمال، یہ ساری چیزیں اور بہت کچھ آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آج تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔